ऊंचा, लंबा, छरहरा, रेगिस्तान का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद साथी। रेतीली जमीन जिसकी चपल चाल के आगे तेज तर्रार गाड़ियां भी पीछे हो जाएं, जिसके भागते कदमों के तले आंधियों का सैलाब उमड़ पड़े। धूल भरी आंधी हो या गुजरात का कोसों दूर तक फैला रन ऑफ कच्छ या फिर राजस्थान की लपलपाती लू के थपेड़े, सीमा पर इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि ये है रेगिस्तान का बेताज बादशाह ऊंट। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों का रेगिस्तानी इलाकों में इकलौता और वफादार साथी। और न्यूज नेशन ने रेगिस्तान के इस जहाज के हर पहलू को जानने के लिए रुख किया दिल्ली में डेरा डाले बीएसएफ की कैमल यूनिट का। जिस रेतीली जमीन पर आपके और हमारे पैर फंसने लगते हैं, थमने लगते हैं, उसी जमीन पर हवा की रफ्तार से दौड़ लगाता है ऊंट। जी हाँ, आपने ऊंट को इसकी खूबसूरती के लिहाज से जरूर परखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंसान के इस खूबसूरत साथी की ताकत कैसी है। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ऊंट रेगिस्तान में रक्षा का काम करता है और साथ ही किस तरह से ये रेतीली जमीन का रक्षक बनकर सामने आता है। रेगिस्तान के इस पहरेदार की ताकत का लोहा देश के सीमावर्ती इलाके मानते हैं, तो उसकी खूबसूरती का गवाह बनती है देश की राजधानी दिल्ली। आज हम आपको रेगिस्तान के रक्षक की इन्हीं दोनों खासियतों से रूबरू करवाएंगे। एक ओर सीमा पर चौकस जाबाज ऊंट है, तो दूसरी ओर जब दिल्ली के राजपथ पर देश की आन बान और शान को बढ़ाते ऊंटों का ये दस्ता पूरे शान और शौकत के साथ निकलता है, तो निगाहें बस इन पर ही ठहर जाती हैं। सर से लेकर पैर तक सजे धजे इन ऊंटों की सजावट भी कुछ खास होती है। बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह ही इन्हें सजाया जाता है, संवारा जाता है, और दुल्हन की माफिक ही इन्हें तैयार करने में घंटों लगते हैं। गणतंत्र दिवस और साथ ही सेरेमोनियल फंक्शंस में भाग लेने के लिए रेगिस्तान के इन जहाजों को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो ऊंट है अलग ही तरह का, इनका भव्य तरीके से इनको बेहद खास तरीके से सजाया जाता है, और जो सजाते हैं एक एक जो चीज होती है इनकी वो भी बेहद खास होती है। क्या क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं अरब खां जी से। सर, कितने आइटम्स होते हैं, किस तरह से ऊंट को और इनके सवार को सजाने के लिए 22 आइटम होते हैं और सवार को सजाने के लिए 18 आइटम होते हैं, जिससे कि ऊंट और सवार का तालमेल अच्छा दिखे और चलने भी गणतंत्र दिवस परेड में यानी राजपथ पे बहुत ही अच्छा और सुंदर लगे। सर, अगर आप हमें बता सकें कि क्या क्या उसको कहा जाता है और किस तरह से खास होता है। जैसे पुराने जमाने से राजस्थान में राजा महाराजा के टाइम से भी ऊंट को सजाना, घुड़सवार को सजाना, हाथी को सजाना, वैसे ही उस परंपरा को आज तक हम जो बीएसएफ में लेके चल रहे हैं और इनको सजा रहे हैं। क्या कुछ कहा जाता है सर इनको सजाने के लिए? सबसे पहले जैसे मोरी है, इसका मोरा है, चौरी है, चमरक जो नाक के ऊपर बंधी हुई है, और काला कंटा, बीएसएफ कंटा, जालर गोटा, इसको ये नाम है। ये जो गले में यानी इसके मुंह में पहनाया जाता है। उसके बाद में ये सेवटी है, काठी है, गदा कवर है, और इसको गौरबंद बोलते हैं। गौरबंद, गोगरा, नेवरी और सफोटर, इसको सजाने के लिए यानी बैठने के लिए बहुत ही अच्छा। रकाब और रकाब कवर, और घुंघरू भी होते हैं साथ ही। जैसे ये हमारे ऊंट चलने के लिए जैसे चलाते हैं या डांस कराते हैं, तो घुंघरू बांध करके ही कराते हैं, ताकि ये ऊंट चलने में भी अच्छा लगे और अपना यानी रुतबा भी अच्छा। सजे धजे ऊंटों की ये रौनक केवल गणतंत्र दिवस जैसे नेशनल फेस्टिवल पर ही दिखाई नहीं देती, बल्कि मारवाड़, डेजर्ट और जैसलमेर जैसे खास फेस्टिवल पर भी इनकी रौनक देखते ही बनती है। सेरेमोनियम फंक्शन करते हैं, उसमें हम ये सारा कुछ लगाते हैं। जैसे कैमल ये शो करते हैं, जहाँ भी मारवाड़ समारोह हो गया, हमारा डेजर्ट फेस्टिवल हो गया, जैसे ये जैसलमेर का फेस्टिवल हो गया, उसमें हम जाते हैं तो ये सेम यानी ड्रेस लगाते हैं।
राजस्थानी संस्कृति और उनके जीवन का अहम हिस्सा बने ऊँटों के श्रृंगार में भी राजस्थान का पूरा रंग दिखाई देता है। इसको क्या कहा जाता है जानना चाहूँगी। ये है, इसको गौरबंद बोलते हैं। इसको राजस्थान में जो पहले जमाने में इसको औरतें बुनती थी और इसका गाना भी है गौरबंद नखराला। इसको गौरबंद क्या गाना क्या है सर? ये थोड़ा गाना सा गाते हैं इसका, यानी लूम्बा जुम्बा, ये इसकी लूम्ब है, जो ये लूम्ब है जुम्बा से बना हुआ है। पहले जमाने में जो औरतें जो इसको बुनती थी और बनाती थी, लूम्बा जुम्बा गौरबंद मारो नखरालो। तो गौरबंद जो है इसमें पूरा राजस्थान जिस तरह से एक रंग बिरंगा, उसी के गीत और लिहाज से इसको बनाया गया है गौरबंद। इसका नाम है गौरबंद। और साथ ही ये जो बाकी इसमें चीजें साज सज्जा के लिए उपयोग की जाती हैं उनका भी क्या एक मकसद होता है? हर एक चीज अलग अलग तरह से क्या पारंपरिक या फिर सांस्कृतिक तरह से दर्शाती है? ऊंट को सजाने में यानी सुंदरता बढ़ाना ऊंट की, इसकी वेशभूषा में आ जाता। ऊंट की वेशभूषा जैसे सेवटी है, इसको सेवटी बोलते हैं और राजस्थानी भाषा में इसको पटसी भी बोलते हैं, सेवटी। उसके बाद में गौरबंद हो गया, जैसे काला कंटा, BSF कंटा, झालर गोटा, चौरी, चमरक, मौरी, ये सारा उसी में। साथ ही जब ये 90 जो ऊंट होते हैं गणतंत्र दिवस पर जब ये परेड करते हैं राजपथ पर, तो एक भव्य, एक बेहद खास नजारा होता है और सबसे ज्यादा लोगों को वही पसंद है। ये BSF का यानी सबसे बड़ा बेड़ा, और ये जो विश्व में प्रसिद्ध है, जो अपनी ऊँटों का बेड़ा, 90 ऊँट यानी काफी कतार लंबी होती है। और गौरबंद की झलक और चलने का, फिर ऊपर सवार जो बैठा है उसका भी यानी वेशभूषा के हिसाब से बहुत ही सुंदर लगता है। जो सवार होता है सर उसके हाथ में क्या रहता है? जो आगे कैमल कंटिजेंट होता है उसमें राइफल रखते हैं वो इंसस। जो कैमल कंटिजेंट कमांडर है उसके हाथ में किरिच और बाकी जवानों के हाथ में राइफल रहती है। राइफल और साफा वगैरह तुर्रा बंधा होता है, कोट, उसी हिसाब से यानी ऊँटों के हिसाब से उसका वेशभूषा है। पूरी तरह सज धज कर ऊँटों की ये शाही सवारी जब राजपथ से गुजरती है, गणतंत्र दिवस के मौके पर BSF के कमांडर ऊँट के पीछे कदम ताल करते ऊँटों का दस्ता जब पूरे अनुशासन के साथ चलता है, तो शायद ही कोई ये कह सके कि ये ऊँट सिरफिरे, मदमस्त और अक्खड़ भी होते होंगे। सर किस तरह का व्यवहार होता है ऊँट का? और आप क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, बहुत खास किस्म के ऊँट होते हैं, तो किस तरह से व्यवहार होता है? ऊंट के व्यवहार के बारे में हर सवार को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। व्यवहार एक इसकी आदत और इसके नस्ल के हिसाब से व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे जैसलमेरी है, बीकानेरी है, सिंधी ऊंट है। इनका जैसे जैसलमेरी ऊंट है वो यानी दौड़ने वगैरह में तेज तरार होते हैं, और बीकानेरी ऊंट जो थोड़ा बदमाश टाइप के होते हैं। ये जैसे सामने है, ये है अपने बीकानेरी ऊंट है। इसके जैसे देखने में भी ये बदमाश हो, थोड़ा कानों में बाल होते हैं, आंख के ऊपर बाल होते हैं, और गिरठ यानी थोड़ा हाथ पांव इसके मजबूत और मोटे होते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि थोड़े से अक्खड़ होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तभी शायद कहा जाता है अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, ऊँट क्या है कि ये जानवर एक भारी भरकम है, और जितना ही इसका दिमाग थोड़ा मोटा है, मोटे दिमाग के हिसाब से जैसे सवार के प्रति अगर सवार उसका व्यवहार या उसकी आदत के बारे में जानकार है तो उसको काबू पा सकता है। अगर जानकार नहीं है तो ये अकड़ के खड़ा हो जाएगा, उसे ना बैठेगा उठेगा ना सवारी कराएगा। भले ही BSF के पास 1200 ऊँटों का विशाल बेड़ा हो, लेकिन राजपथ पर राष्ट्रपति को सलामी देने के लिए हर ऊँट को ये सौभाग्य नहीं मिलता। परेड में शामिल होने वाले ऊँटों के चुनाव की कठिन प्रक्रिया होती है, और किसी जवान की तरह ही इन्हें उम्र के मानदंडों पर भी खरा उतरना होता है। सर किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं ये ऊँट, या किस तरह से क्या कुछ खास चीजें देखी जाती हैं अगर आप बताएं? क्या कि ऊँट जैसे हम सवार जैसे जवान को हम भर्ती करते हैं, वैसे ही इस ऊँट को हम भर्ती करते हैं जैसे BSF के अंदर। कुछ अगर दिखा के आप बता सकें क्या कुछ? इसके पाँव है, जैसे इसके पाँव पतले होने चाहिए, शरीर में पतला होना चाहिए, दिखावटी में अच्छा होना, मुंह अच्छा सुंदर हो, और दूसरा इसका दांत के लिहाज से जैसे उम्र का पता लगाने के लिए इसके दांत से पता लगेगा कि ये कितनी उम्र का ऊँट हो सकता है। इसकी हाइट भी अच्छी हो ताकि परेड में भी हम काम ले सके इसको। क्योंकि जिस तरह से जवान भर्ती होते हैं BSF में या सेना में, उसी हिसाब से वही क्राइटेरिया ऊँटों के लिए भी रहता है।
वही जैसे उनको भर्ती लेते हैं, दौड़ाते हैं, जैसे इनको भी बैठाएंगे, उठाएंगे, दौड़ाएंगे, चलाएंगे, ताकि इसके पांव वगैरह रगड़ ना लगे या जैसे आपस में भिड़े ना, और बैठने उठने में भी अच्छा हो और ताकत भी हो इसमें, या कोई लूला लंगड़ा भी नहीं हो, किसी घाव भी नहीं हो, ऊँट के पीठ के ऊपर घाव ना हो, कहीं साइड में हो, पाँव में हो, जैसे चेस्ट है बैठता है इसमें घाव नहीं होना चाहिए। ये सब यानी देख करके हम इन ऊँट को खरीदते हैं। बीएसएफ में सेवा के लिए ऊँटों की कम से कम उम्र 5 साल और अधिक से अधिक 16 साल होती है। जिस तरह बीएसएफ हर तरह की परिस्थिति से जूझने के लिए अपने जवानों को तैयार करती है, जिस तरह की कठिन ट्रेनिंग से सीमा सुरक्षा बल के जवान गुजरते हैं, तकरीबन ट्रेनिंग के उन्हीं पैमानों पर रेगिस्तान के इस रक्षक को भी गुजरना होता है। आखिर सवाल सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है। ऊंट दस्ते में शामिल होने के लिए या कहें कि बीएसएफ के बेड़े में शामिल होने के लिए इन ऊंटों को भी खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह से जवानों को खास ट्रेनिंग मिलती है, उनके जो सवार होते हैं उनको एक अलग तरह की ट्रेनिंग मिलती है, उसी के चलते ऊंटों की भी खास ट्रेनिंग होती है। किस तरह से ट्रेनिंग होती है ये जानने की कोशिश करते हैं कालू सिंह जी से। सर, पहले ये बताइए कि ऊंटों को किस तरह से चूज किया जाता है, उनको किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि ये रक्षा के काम, ये सरहद पर काम आएंगे या सेरेमोनियल पर्पस में काम आएंगे, वो किस तरह से होता है? ये हम इनको जब लेते हैं 5 साल का लेते हैं, इनको चेक करके फिर खरीदते हैं और इनको आराम से ट्रेनिंग देते हैं। जैसे जवानों को देते हैं उसी प्रकार से इनको भी ट्रेनिंग देते हैं। इनको ट्रेन करने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है और उसके बाद में परेड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, इनको शामिल करते हैं। तो कितने साल के ऊंट होते हैं जब इनको लिया जाता है और कितने साल तक ये अपना रह सकते हैं? ये 5-6 साल का लिया जाता है और 15-16 साल या अच्छा होता तो 20 साल तक भी चल सकता है। सरहद पर रह सकता है 15 से 20 साल तक, या फिर सेरेमोनियल जो पर्पस या परेड जो होती है उसी में? ये बॉर्डर पे 15 से 20 साल रह सकता है, सेरेमोनियल परेड में नहीं रह सकता है। यहाँ क्यों गेम गूम भी हम करते हैं, इनको सिखाते हैं और दौड़ भाग भी ज्यादा रहती है, इसलिए सरहद पे रह सकता है, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकता। रेगिस्तान के रक्षक को इस कठिन ट्रेनिंग से गुजारने का मकसद बस एक ही है कि वो सही मायने में देश की सीमा पर पहरेदारी कर सके, रेगिस्तान का एक ऐसा रक्षक बन सके जिससे पार पाना दुश्मनों के बस की बात ना हो। कहा जाता है कि थोड़ा अक्खड़ किस्म का होता है ऊंट, जो जानवर होता है, उसको ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल होता है, और क्या शुरू से जो ट्रेनिंग देता है उसका सवार वही होता है, उसका रवैया किस तरह से रहता है? नहीं, सवार तो चेंज भी हो सकता है, मतलब रवैया तो जो सवार है उसको पहचानना पड़ता है। ऊंट और आदमी की आपस में आदत में पता होना चाहिए कि ऊंट की क्या आदत है। जो सवार होगा अपना पहचान लेगा 2 दिन के अंदर के ऊंट की आदत क्या है, और ऊंट भी पहचान लेगा कि सवार कितना गए। तो जो सरहद पर जो ऊंट रहते हैं उनको कितने महीने की या कितने दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बाद लगता है कि अब ये तैयार है निगरानी करने के लिए? उनको 1-2 महीने के बाद में तैयार हो जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है सरहद वालों पे। और जो परेड में शामिल होते हैं इनको 2-3 महीने इनको भी दी जाती है, वैसे फिर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर चलते रहते हैं। ऊँटों को दी जाने वाली ये कड़ी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि सीमा प्रहरियों ने इन ऊँटों के सहारे राजस्थान और गुजरात सीमाओं पर अनेक तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और सही मायने में खुद को सीमा का रक्षक साबित किया है। रेगिस्तानी इलाके में दूर तक कोई रास्ता नहीं होता है, तो उसमें कोई भी साधन इतनी दूरी तय नहीं कर सकते या चलने में असमर्थ है। इस कारण से उस इलाके में कोई चल सकता है तो वो केवल ऊंट ही चल सकता है। इस कारण से इसको रेगिस्तान का साथी कहा जाता है। और साथ ही सीमा पर जो खास तौर पर परेड होती है उसमें कितना साथ देते हैं और वो किस तरह से? ऊंट पे ये सीमा पर जितने भी ऑपरेशनल कार्य होते हैं उसमें ऊंट का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। उसमें चाहे पेट्रोलिंग ड्यूटी हो, उनके चाहे दूर तक कहीं सामान ले जाना हो, कोई लाना हो, एम्युनिशन पहुंचाना हो, सब ड्यूटियों में ऊंट का उपयोग होता है। कहा जाता है कि कह दें कि मेंटेनेंस बहुत कम है या फिर बहुत दूर तक दूरी तय कर लेते हैं बिना कुछ ज्यादा खाए पिए, तो वो कितना होता है? और अगर बात करें कि कितना इनकी जो रफ्तार होती है वो कितनी रहती है, क्या उपयोग? नॉर्मली जो मतलब एक ऊंट चलता है, एक आराम से रफ्तार से चलता है, तो वो 5 से 6 किलोमीटर 1 घंटे प्रति घंटे में चल जाता है। अगर हल्का भी उसको दौड़ाए तो 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगर तेज रफ्तार से दौड़ाया जाए तो ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। कितने लीटर पानी रख सकता है या ये पी लेता है एक बार में? एक टाइम में ऊंट कम से कम 40 से 50 लीटर पानी पी लेता है।
लेकिन इसका जो इसकी बनावट है, इसके शरीर की जो संरचना है, उसमें पानी का निकास, पसीना इसको कम निकलता है, इसके कारण से बहुत ज्यादा इसमें रिटेंशन वाटर रहता है। तो ये कहीं जैसे ये कहते हैं 15 दिन तो हाँ जिंदा रह सकता है बिना पानी के, लेकिन कार्य करने के लिए इसको नित्य मतलब पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, एक दिन में जैसे एक बार पानी पी लिया तो ये 50 किलोमीटर तक बिना पानी के भी चल सकता है। देश की सीमा पर ये ऊंट बीएसएफ जवानों का पूरा साथ दे सके, सीमा पर निगहबानी कर रहे जवानों के साथ ताल से ताल मिलाकर चल सके, उसके लिए जरूरी है कि इन ऊंटों को पूरी तरह ट्रेंड करके बॉर्डर पर भेजा जाए, ताकि रेगिस्तान के ये रक्षक सीमा की अच्छी तरह से रक्षा कर सकें। बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई के वक्त बीएसएफ के कैमल दस्ते में शामिल किए गए इन ट्रेंड ऊंटों की कितनी उपयोगिता है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सीमावर्ती इलाकों में जहां गाड़ियों का जाना तक मुश्किल होता है, वहां सामान असलहा ढोने में रेतीली जमीन के ये रक्षक ही इकलौते साथी होते हैं। कि अभी तो मतलब काफी डेवलपमेंट हो गया और रोड वगैरह काफी बन गए हैं। जब तक रोड नहीं बनी थी तब ये सीमा प्रहरी का सच्चा साथी रेगिस्तान में हुआ करता था, जहाँ पे लंबी दूरी तक उनको उनके जो रोजमर्रा के काम थे, उसके अलावा भी जो उनकी जितनी भी ऑपरेशनल ड्यूटी थी, है पेट्रोलिंग ड्यूटी है, नाके हैं, चेकिंग है या तस्करों का पीछा करना, इस प्रकार के जितने भी कार्य होते थे ऊंट उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी था। जैसे रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ आदमी चलने में बड़ी दिक्कत होती है, 2 कदम आगे जाता है तो 1 कदम पीछे आ जाता है। उस इलाके में सबसे ज्यादा अगर उपयोगी है तो ऊंट है। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये आप जानते ही होंगे। रेगिस्तान के ये रक्षक हैं, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुश्मनों के हमले के वक्त ये किस तरह से जवानों के रक्षक साबित होते हैं? आप अगर मोटर गाड़ी अगर लेके जाएंगे तो उसमें आवाज होती है, लेकिन ये जो ऊंट है अपने पूरा सामान, साजो सामान के साथ बिना किसी आवाज के किए हुए दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच सकता है। सरप्राइज बना रहता है, बिना आवाज के नजदीक पहुंचने तक दुश्मन को ये पता नहीं चलता कि यहाँ तक हमारे पास पहुंच गए। देश की आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ हुए 3 जंगों में बीएसएफ के कैमल दस्ते का खास योगदान रहा है। चाहे वो देश के बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान से जंग हो या 1965 और 71 की भीषण लड़ाई, कैमल दस्ते ने अपना पूरा योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई में ऊंटों का इस्तेमाल सेना या बीएसएफ ने देश की आजादी के बाद ही करना शुरू किया हो। जंग में ऊंटों के इस्तेमाल का एक लंबा इतिहास रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले 15वीं शताब्दी में बीकानेर की स्थापना करने वाले राव बीकाजी ने सबसे पहले अपनी सेना में ऊंटों की भर्ती की। अगर ऊंटों का इतिहास देखा जाए तो वैसे लिखित इतिहास है नहीं, लेकिन जो अवेलेबल आंकड़े हैं उसके हिसाब से 1465 में पहली बार जब राव बीकाजी स्थापना करने के लिए अपने राज्य की निकले थे तो उनके बेड़े में 100 ऊंट शामिल थे। उनके द्वारा बीकानेर की स्थापना हुई। वहाँ धीरे धीरे इनके जो 100 ऊंट का बेड़ा था वो धीरे बढ़ते बढ़ते महाराजा गंगा सिंह जी के समय पे ये बढ़ के 500 का बेड़ा हो गया था। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने मतलब ऊंटों को युद्ध में इस्तेमाल करना और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। बीकानेर कैमल दस्ते का इस्तेमाल पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के लिए भी किया गया। इस दस्ते की स्थापना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की। 1947 के बाद में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे भारत के साथ, जब इनका विलय हो गया तो उनकी जो भी सेनाएं थी वो भारतीय सेना में विलय हो गया। तो उसी प्रकार से ये जो बीकानेर का बाड़ा था गंगा रिसाला के नाम से, ये भारतीय सेना में मर्ज हो गया था 13 और 17 ग्रेनेडियर के साथ। 1948 से लेके 1975 तक ये भारतीय सेना के साथ था और उसके पश्चात 1976 से ये बीएसएफ के पास में है।
वक्त के साथ ऊँटों की उपयोगिता भी बदली। जो ऊँट जंग में जवानों और सैनिकों के साथी हुआ करते थे, जिसकी आड़ में सैनिक खुद को न सिर्फ महफूज रखते बल्कि दुश्मनों पर छुपकर हमला करते। वो ऊँट धीरे धीरे कुछ खास सांस्कृतिक समारोह की आज शान बन गए हैं। बीएसएफ की इस कैमल यूनिट के लिए जितने कैमल अहम हैं, उतने ही अहम हैं करनी माता और तनोट माता। ये यूनिट जहां भी जाती है, जवानों की हिफाजत करने वाली माता साथ जाती हैं। यहाँ साहस भी है, पराक्रम भी है, तो आस्था भी है, श्रद्धा भी है और भक्ति भी।